हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? दो चार्जेस अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। अगर दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर रखेंगे, ये स्मॉल डिस्टेंस 2L है, तो ये व्यवस्था होती है पूरी, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं तो इसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन हो गई बेसिकली। और इसको जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको डायपोल की एक्सिस बोलते हैं। ये डायपोल की एक्सिस हो जाएगी। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है कि कोई भी एक चार्ज, इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के मल्टीपल को, प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। यानी कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो याद रखना है ये P होगा, माइनस से प्लस की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी है जिसे पीछे नोट करते हैं, एनी चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की क्या होती है? कूलम, और L डिस्टेंस है तो क्या होगी? मीटर। तो कूलम इनटू मीटर, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला है, तो Q का क्या हो जाएगा? 80। चार्ज का 80 होता है, डिस्टेंस का L होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए पहले M लिखा जाता है, M का टर्म नहीं है तो M की पावर 0, उसके बाद L लिखा जाएगा, L की पावर 1, उसके बाद T। पहले M एंड T आता है, उसके बाद रिमेनिंग का T। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, ऐसा यूनिट और ये फॉर्मूला। अब दो वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो पहले हम फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इसके एक्सिस पे। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये डायपोल रखा है, ये प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L, ठीक है? इसको पॉइंट को हम A मान लेते हैं, ये A है और ये B, ठीक है? तो ये क्या है? AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना है। तो AB ये इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L है। अब इसकी डेरिवेशन है कि इसकी एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मतलब ये डायपोल है तो डायपोल की एक्सिस ये है, ये डायपोल की पूरी एक्सिस है, इधर भी इधर भी। तो इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इसी को बच्चों एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एंड ऑन पोजीशन या इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका ये सेंटर O है, सेंटर O से डायपोल की एक्सिस पे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, मतलब सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L, ये भी है L, तो पूरी कितनी थी? 2L थी, तो L ये। अब सेंटर से प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस देखते हैं इस पॉइंट की, तो पूरा R है, ये इतना L हो गया, पूरा R था, तो ये कितना बचेगा? R में से इस L को माइनस करो, तो R माइनस L, ठीक है? तो प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस है इस पॉइंट की R माइनस L, माइनस Q चार्ज से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? चलो देख लेते हैं। ये पूरा R है और ये L हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? R प्लस L, ये डिस्टेंस, ये पूरा सिनेरियो, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, जैसे ये कोई पॉइंट रखा है, इसको प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। तो कोई चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक, चलो अब हम प्लस क्यू चार्ज की बात करें। पहले प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पे निकालेंगे, तो प्लस चार्ज की वजह से हमने पढ़ा है तो फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये फील्ड बाहर की आउटवर्ड होगी E1। कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला देंगे हम, E1 इक्वल टू 1/4πε0 ये चार्ज Q और इससे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, A से लेके P, तो हम मान लेते हैं AP डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा AP स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, A से लेके P की तरफ, अलोंग AP, आपको दिख रहा है अलोंग AP वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है फील्ड, तो ये डायरेक्शन में फील्ड आ रही है। ठीक है, अब AP की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस ये है r माइनस l, चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे। E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये फील्ड आ गई, ये फील्ड किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस चार्ज की वजह से फील्ड क्या है, इनवर्ट होती है, इसी की तरफ होगी, तो ये फील्ड होगी इधर E2, क्योंकि इस पॉइंट में इस माइनस चार्ज की वजह से फील्ड इधर ही होगी, माइनस चार्ज की वजह से इनवर्ट होगी। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ से, E2 इक्वल टू 1/4πε0, उसके बाद चार्ज, ये चार्ज, तो केवल वेक्टर क्वांटिटी अपन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, माइनस का जो मतलब है वो डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद BP स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, BP स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या है, आप देख सकते हो P से B की तरफ है, ये क्या है, P से B की तरफ, तो अलोंग PB वेक्टर, ये डायरेक्शन E2। अगर इस फील्ड की मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहूं तो माइनस आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि केवल माइनस साइन बताता है अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके सामने अगर आप माइनस लगा दें तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसको अगर चेंज करना है, इसको रखें 1/4πε0 Q, B से लेके P कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, नेट फील्ड निकालना है, इस पे नेट फील्ड निकालना है, तो या तो आप E1 में से E2 माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि ये E1 इधर है, E2 इधर है, या एक काम कर सकते हैं वेक्टर में कि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लें, तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो E2 इधर हो जाएगा, ऐसा करने पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली और अब ये चेंज होके हो जाएगा BP वेक्टर अलोंग, ये तो PB था, अलोंग BP वेक्टर। ठीक है, तो ये E2 आ गया, E1 आ गया। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं अब ये दोनों E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया है, तो हम कहीं ना कहीं अभी सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2 होगा। हमने E2 की डायरेक्शन को चेंज किया तो ये माइनस E2 हो गया, उसके बाद ऐड कर, तो एक ही मतलब है ये। उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, मिटा देता हूं, नेट फील्ड E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। E1 कितना है यहाँ पे 1/4πε0, ये आ जाएगा Q/r माइनस L का होल स्क्वायर।
उसके बाद -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 1/4πε0 को कॉमन ले लो यहां से, Q भी कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। बच गया, उसके बाद नेक्स्ट 1/4πε0 into Q। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा R-L का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये R-L स्क्वायर यहां से चला जाएगा, तो ये R प्लस L स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा R-L का होल स्क्वायर बच जाएगा। और सॉल्व करें इसको, 1/4πε0 लिख देता हूं, 1/4πε0 Q, क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी लगाओगे तो a स्क्वायर, तो माइनस का मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर, ये माइनस का L स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2RL, क्योंकि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL होगा, तो R स्क्वायर और L स्क्वायर दोनों माइनस से हो जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। अपॉन क्या है यहाँ पे, अगर इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a माइनस b और a प्लस b, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगा, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, तो ये 4RL बचेगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 1/4πε0 Q into 4RL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखते हैं, 1/4πε0, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू, यहां से मैं 2L को अलग ले रहा हूं, Q इंटू 2L, कितना बच जाएगा 2R, 2L ले लिया तो 2R बच गया, और ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, P बराबर क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी वैल्यू क्या थी Q, एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो P की वैल्यू यहाँ पे हमने Q इंटू 2L लिख रहे, मैं P रख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा 1/4πε0 2PR, P रख दिया तो 2PR हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये फील्ड आ गई है यहाँ पे, नेट फील्ड E बराबर 1/4πε0 2PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फील्ड आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होता है, डाइपोल की डेफिनेशन थी कि दो चार्ज बिल्कुल पास पास रखे हैं, बहुत पास रखे हैं, तो इस व्यवस्था को डाइपोल बोलते हैं। तो L की वैल्यू बहुत ही कम होती है, L लेस देन R, तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत पास पास रखे रहते हैं, तो L वेरी स्मॉल होती है, तो हम L स्क्वायर को देयरफॉर L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो L स्क्वायर को हम यहाँ पे नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये E बराबर 1/4πε0 2PR, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो R स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो R की पावर 4, एक R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0
2p अपॉन r, ये इसका डेरिवेशन है। और फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये डायपोल की वजह से डायपोल के एक्सिस पे नेट फील्ड के लिए डेरिवेशन है। अब यहां से अब एक कंसेप्ट निकल के आता है कि हमने अभी पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 q अपॉन r। मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये 1/r² होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और डायपोल की वजह से क्या होता है? r³ आ रही है। ये ओटी में क्वेश्चन आता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होती है r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायपोल की वजह से फील्ड होती है r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऐसे हमने पूरी बनाया था। ये था, ये पॉइंट चार्ज की था, E1 इधर थी फील्ड और E2 इधर थी। तो नेट फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही थी यहाँ पे वो ऐसे आ रही थी। एक्चुअली E1 की वैल्यू ज्यादा थी। ज्यादा क्यों थी? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? कम थी, r-n, और नीचे आ रहा, और ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा थी, r+। तो यहाँ से E1 की वैल्यू लार्ज वैल्यू थी एज कम्पेयर टू E2। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। तो ये कैसे है? माइनस से प्लस। ठीक है, तो नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इसमें आ रही है, एक्सियल पोजीशन में। मतलब डायपोल की भी डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस होती है। तो उसी डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन भी आ रही है। तो ये डेरिवेशन हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फिर से वो डेरिवेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, और इसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से है, कोई डायपोल रखा है, ये -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसका मिड पॉइंट O है। ये डिस्टेंस L हो जाएगी और ये डिस्टेंस L, पूरी डिस्टेंस क्या होती है? तो ये डायपोल हो गया। इस बार डेरिवेशन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, मतलब इसको परपेंडिकुलर और इसको बाइसेक्ट भी करना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इस मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस का कोई पॉइंट P है। इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ये ब्रॉड, तो ये भी याद करना है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और नाम है इसके ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन। चारों इसके नाम है, चारों याद करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड पोजीशन, ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या है? L है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस ट्राइंगल में, तो ये आ जाएगी r² प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे ये भी L है, तो इसमें ये भी डिस्टेंस आ जाएगी r² प्लस L। चलो, तो फिर से वैसे ही करते हैं कि +q चार्ज की वजह से, +q चार्ज की वजह से आप फील्ड निकालोगे पहले। तो +q चार्ज की वजह से फील्ड कितनी आ जाएगी? ये आउटवर्ड होगी। प्लस चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन। ये E1 हो जाएगी। फील्ड कितनी आएगी? E1 इक्वल टू 1/4πε0। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी आती है? 1/4πε0 इनटू वो चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है? r² प्लस L², और इसका स्क्वायर करेंगे, r² प्लस L² का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी? AP, अलोंग AP। क्या है ये? E1, तो अलोंग AP पैथ ये हो गया। तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से? 1/4πε0
Q अपॉन ये स्क्वायर से अंडू कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये फील्ड आ गई। इसकी वजह से ये प्लस Q चार्ज। उसके बाद माइनस Q चार्ज की वजह से फील्ड निकालो, तो माइनस की वजह से फील्ड कैसे होती है, इनवर्ट। तो इस पॉइंट में फील्ड कैसे आएगी, अंदर की तरफ, ये E2 आएगी, अंदर की तरफ फील्ड आ जाएगी। ये फील्ड कितनी होगी, तो फॉर्मूला लिखते हैं। E2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 इनटू वो चार्ज, इसमें माइनस साइन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, माइनस तो ये डायरेक्शन डिसाइड कर देता है, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड आता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम तो फिर से आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये किसके अलोंग है, PB, इसको क्या लिखेंगे, अलोंग PB। आप देख सकते हैं ये P से B की तरफ है और ये A से B। ठीक है, तो यहाँ पे दो फील्ड आ रही है, एक E1 है और एक E2 है। अब ये ट्राइंगल है, ये दोनों, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, इसके अपोजिट एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये दोनों एंगल थीटा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, एक फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, तो उसका रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी बात करें, ये एंगल अगर थीटा है ये वाला, तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये थीटा। अब ये जो E1 E2 है इसकी कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, उससे बताऊं मैं कि ऐसे कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसका जो ऐसे कर लेते हैं, ये R मैग्नीट्यूड थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा एंगल, तो अगर ये x है और ये y है, तो R अगर थीटा यहाँ पे बना रहा है तो x बराबर क्या आता है, R cos थीटा, और ऊपर क्या आएगा, y इक्वल टू R sin थीटा। ये कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं कैसे आएगा। इसमें cos थीटा बराबर क्या होता है, ये ट्राइंगल बना लें, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, R है, बेस क्या है, x, हाइपोटेनस R, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां से, R cos थीटा, ये वैल्यू। इसी तरीके से sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसका ये y है तो ये भी y है, तो y अपॉन हाइपोटेनस क्या है, R है, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, R sin थीटा। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी यहाँ पे वेक्टर है, कोई भी वैल्यू है, जैसे R है, अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, R cos थीटा, ऊपर जाएगा R sin थीटा। उसी तरीके से यहाँ समझो, ये E1 है, E1 फील्ड है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, थीटा तो इधर क्या आएगा, E1 cos थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, मैं इसको अलग से ले लेता हूं, ये पॉइंट ऐसे P है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये E1 जा रहा है और ये E2 है, ये डायग्राम को फिर से इधर बना दिया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसमें समझते हैं। तो ये E1 है, तो ये थीटा एंगल इधर बना रहा है, तो उसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, E1 cos थीटा इधर आ जाएगा, ऊपर क्या है, E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 की बात करें तो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इधर क्या जाएगा, E2 cos थीटा, और नीचे क्या आएगा, E2 sin थीटा। तो ये इसकी चार कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से जरा देखो, जो इक्वेशन 1 और 2 है उससे क्लियर है कि E1 इक्वल टू E2, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, E1 इक्वल टू क्या है, E2 है। चलो, तो E1 इक्वल टू E2 है, तो फिर
E1 sin थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, ठीक है, sin थीटा केवल थीटा आएगा, sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा, लेकिन ये दोनों अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, इक्वल है अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें हम तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। E बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। बट यहां से हम देखते हैं कि E1 इक्वल टू E2, ये तो दोनों इक्वल है, तो E1 की वैल्यू अगर E2 यहाँ पर पुट करें, E1 इक्वल टू E2, रिजल्टेंट क्या बनेगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा, E2 की जगह भी E1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये E1 cos थीटा, E इक्वल टू नेट फील्ड आ जाएगा 2E1 cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस ट्राइंगल में देखो आप, ट्राइंगल ये क्या बन रहा है, APO, ट्राइंगल APO, cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा बेस क्या बनेगा यहाँ से L, हाइपोटेनस क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, E बराबर क्या है यहाँ पे 2E1, अब E1 की वैल्यू पुट कर दे, E1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से आई थी 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, E1 की वैल्यू पुट कर दी और cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो E बराबर आ जाएगा, इसको फिर से मिक्स करके लिखते हैं Q इंटू 2L, ये Q हो गया और 2L हो गया, Q इंटू 2L 4π0 और इसकी पावर 1 है और ये 1/2 है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो पावर हो जाएगी 3/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। बट P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी जगह P रखें, E बराबर आ जाएगा P अपॉन 4π0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। फिर से हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए L की वैल्यू बहुत छोटी होती है, L लेस देन R, तो देयरफॉर L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो E बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/4π0 को सेपरेट अलग लिखें, P इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो R की पावर 2 और पावर क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से E इक्वल टू 1/4π0 P अपॉन R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो जो एक्सियल पोजीशन में फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, E इक्वल टू 1/4π0 2P अपॉन R की, तो एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसका डेरिवेशन हो गया ये, यूनिट क्या है यहाँ पे न्यूटन पर कूलम। उसके बाद इसकी डायरेक्शन की बात करें, नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई है, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ ये फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन यहाँ पे एंड होती है।